आखिर समय के साथ भारतीय पुरुषों की छाती भारी क्यों होती जा रही है और भूलकर भी कभी हमें गोरिल्ला की आंखों में आंखें डालकर क्यों नहीं देखना चाहिए। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर कैसे आगे आने वाले समय में हम इंसानों के हाथ का अंगूठा ही गायब होने वाला है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस देखो, हम इस धरती पर रहते हैं, हमारे साथ और दूसरी भी लिविंग स्पीशीज जो है इस धरती पर रहते हैं, जैसे कि बहुत से एनिमल हो गए, इंसेक्ट हो गए। अब भाई साहब किसी भी एनिमल को उठाकर देख लो, उनका जो हार्ट होगा ना वो रुक रुक कर ही अपनी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करेगा। मतलब जैसे हम मोटर ऑन कर देते हैं और पानी कैसे कंटिन्यूस निकलता रहेगा ना, भाई साहब किसी भी लिविंग स्पीशी के अंदर जो ब्लड है वो इस तरीके से कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होगा। तो फिर क्या कभी आपने ये सोचा है कि भाई आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब कोई तो रीजन होगा ना यार, कि मतलब कोई लिविंग स्पीशी जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पर ब्लड को सप्लाई कर ही नहीं पा रही। तो देखो गाइस, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ऑक्सीजन, क्योंकि भाई साहब ये जो ऑक्सीजन हमें जिंदा रखने में मदद करती है ना, वही ऑक्सीजन एक ही झटके में हमारा टाटा बाय बाय भी करवा सकती है। तो गाइस देखो, सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि हमारा जो ये ब्लड होता है ना, यही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। अब देखो, हम सभी को पता है कि ब्लड जो है वो रुक रुक कर सप्लाई होता है, जिसकी वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन भी रुक रुक कर ही सप्लाई में आती है, जिसकी वजह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको कुछ माइक्रो सेकंड्स का समय मिल जाता है ब्लड से निकली हुई ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने का। अब अगर देखो कंटीन्यूअस बेसिस पर किसी भी पंप की तरह हम ब्लड को हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में सप्लाई करना शुरू कर दे, तो भाई जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा मिल जाएगी। अब देखो, ऑक्सीजन जो है वो तो लगातार मिलती हुई चली जा रही है, लेकिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को इस सिचुएशन में वो मिली या माइक्रो सेकंड्स नहीं मिलेंगे जिसमें वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकें, जिसकी वजह से क्या होगा, वो इंटरनल ऑर्गन्स अंदर ही अंदर डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और बात अगर ब्रेन की जाए तो भाई साहब उसका हिसाब किताब तो अलग ही लेवल पर चलता है, क्योंकि गाइस देखो, हमारा जो दिमाग होता है ना, अगर इसमें एक्सेस ऑक्सीजन पहुंच गई तो भाई साहब हमें बहुत गंदे लेवल पर भ्रम होंगे। मतलब लिटरली आपको दिन में भूत प्रेत जिन चुड़ैल सब कुछ दिख जाएंगी अपने सामने। इस हद लेवल तक का हमारे दिमाग में भ्रम होने लगता है जब हमारे दिमाग में एक्सेस ऑक्सीजन पहुंचती है। और गाइस देखो, इसे ही मेडिकल लैंग्वेज में ना ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी कहा जाता है, और ये सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए कोई भी लिविंग स्पीशी को आप उठाकर देख लो, उन सभी लिविंग स्पीशी का जो हार्ट होगा ना भाई साहब, वो एक सर्टेन रिदम में ब्लड को फ्लो करेगा। वो कभी भी कंटीन्यूअस बेसिस पर बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो कर ही नहीं सकता है। और देखो गाइस, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज तक भी ना हम एक आर्टिफिशियल सक्सेसफुल हार्ट नहीं बना पाए हैं। नो डाउट हमने बनाकर तैयार किया है, लेकिन देखो उसका ना सक्सेस रेशियो इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि हम रिदम और उसकी जो कंटीन्यूअस बेसिस पर जो फ्रीक्वेंसी है ना भाई, उसको नेचुरल वाले हार्ट से मैच नहीं करा पाते। और यही रीजन भी है जिसके चलते हुए आप खुद बताओ ना, कितने आर्टिफिशियल हार्ट हमारे जो है शरीर के अंदर लगते हैं भाई साहब, ना के बराबर, क्योंकि इस सेक्टर में हम कुदरत के सामने अपने घुटने टेक चुके हैं। गाइस ये चीज आप मुझसे लिखवा कर ले लो, बट आई एम डैम श्योर आपने कभी ना कभी इस चीज को फील तो जरूर किया होगा कि देखो क्या होता है कि कभी कभार हम जब मार्केट में निकलते हैं तो अचानक से ना कोई अननोन पर्सन हमारे सामने आ जाता है। अब देखो, जैसे वो इंसान हमारे सामने आता है, हमें वो इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है, लेकिन हमारे ही बगल में खड़ा हुआ हमारा कोई रिलेटिव या फ्रेंड जो होगा ना, उसे वो इंसान भाई बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। वो भी कहता है यार क्या ही अट्रैक्ट है यार, मतलब मुझे तो सिंपल सा ही लग रहा है। तो अब देखो गाइस, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, दिमाग भी ऑलमोस्ट दोनों पर एक ही जैसा है, वर्किंग तो सेम ही है ना। तो फिर ऐसा क्या केमिकल लोचा हो जाता है कि भाई मुझे एक इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, पर बगल वाले इंसान को वो मतलब वो तो बिल्कुल नॉर्मल सा ही लग रहा है। भाई कुछ तो रीजन होगा ना। तो गाइस देखो, इसके पीछे का पता है सबसे बड़ा रीजन हमारा दिमाग नहीं बल्कि हमारे जेनेटिक्स होते हैं। तो देखो गाइस, जब शुरुआती दौर में हम इंसान इवॉल्व हो रहे थे ना, तो देखो हमारे पास कोई एडवांस मशीनरी तो थी नहीं कि भाई साहब किसी भी मेल और फीमेल के ऊपर टेस्ट करके हम कंडक्ट करके ये बता दें कि भाई किस मेल और किस फीमेल का अगर हमने पेयर बना लिया तो उनसे जन्म लेने वाली संतानें जो होंगी वो स्ट्रांग हो जाएंगी। और देखो शुरुआती दौर में क्या था कि जो हम इंसान थे उनको सर्वाइव करने के लिए ना अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी था। एंड इवन आज भी मेडिकल साइंस इस चीज को पूरे तरीके से प्रूव करती है कि भाई साहब हमारा जो दिमाग है ना, इसके दो ही प्राइमरी काम होते हैं, पहला हमें जिंदा रखना और दूसरा ज्यादा से ज्यादा हमारी क्वांटिटी को बढ़ाना। तो देखो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है ना, वो हमारी बॉडी के जेनेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सामने वाले इंसान की फेस में सिमेट्री को ढूंढता है। और देखो गाइस, ऐसे इसलिए होता है क्योंकि खुद हमारी मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि एक इंसान की फेस की सिमेट्री उसके डीएनए के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होती है। अब इस केस में देखो, हमारे दिमाग को तो बखूबी ये पता होता है ना कि हमारी बॉडी का डीएनए
डीएनए स्ट्रक्चर कैसा है। और इसलिए भी जब वो हम किसी दूसरे अननोन इंसान को देखते हैं और हमारे दिमाग को सबकॉन्शियसली उसके चेहरे को देखकर ये लगता है कि भाई सामने वाले इंसान का डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे डीएनए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा सूटेबल है, और उस कंडीशन पे जैसे ही ये मैचिंग सबकॉन्शियसली होती है हमारे दिमाग के अंदर क्या है कि भाई डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंड्रेलिन एंड एंड्रोफिन्स, ये जो हार्मोन है ना ये रिलीज होने लगते हैं, क्योंकि बैक एंड पर हमारे दिमाग को लगता है कि भाई ये वो इंसान है जिसके साथ अगर हमारा पेयर बना तो आगे आने वाली जो हमारी संतानें होंगी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग और हेल्दी होंगी। तो देखो गाइस, टेक्निकल बेसिस पर आप ये बोल सकते हो कि अगर अचानक से ही कोई इंसान आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब आप भूल ही नहीं पा रहे हो उस इंसान को और पहली बार आपने देखा है, तो भाई साहब 90% चांसेस ये हैं कि उसके जो डीएनए का मेकअप होगा वो आपके डीएनए मेकअप से 90 से 100% तक मैच जरूर करेगा। और देखो ये ना एक ऐसी सुपर पावर होती है भाई साहब जिसके बारे में हमें कभी खुलकर पढ़ाया ही नहीं जाता। वैसे को अभी ना मेरा एक फ्रेंड जर्मनी गया था और उसने वहां से मुझे कॉल करके एक बड़ी अजीब सी चीज बताई कि भाई साहब उस कंट्री में ना बहुत सी ऐसी सिटीज या फिर जगह मौजूद हैं जहां पर लिटरली एक ऐसा ऑफिशियल लॉ है कि जो हम मर्द है ना वो जब भी यूरिन को पास करेंगे तो उन्हें वो यूरिन बैठकर ही पास करना पड़ेगा। अब देखो जब उसने इस चीज के बारे में मुझे बताया तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा फनी लगी, बट इंटरेस्टिंगली जब इसके ऊपर मैंने डीप डाउन रिसर्च करी तब भाई साहब मुझे ये पता चला कि ये चीज तो एक इंसान के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो देखो गाइस, नॉर्मली आपको ये कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन जब भी हम बैठकर यूरिन को पास करते हैं ना तो हमारे जो पेट की मसल्स होती हैं और रेक्टम होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी यूरिनरी ब्लैडर पूरे तरीके से खाली हो जाता है। अब देखो यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए कि अगर एक ऑर्गन जो हमारी यूरिन को होल्ड करे हुए है अगर भाई वो पूरे तरीके से साफ हो रहा है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस तो अपने आप ही काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों देखो ये जो प्रैक्टिस होती है ना ये हम मर्दों को प्रोस्टेट से रिलेटेड बीमारियों से भी स्ट्रेट 60% तक बचाती है। और अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं ना वो शायद सुनकर आपको भी थोड़ा सा शॉक लग सकता है, लेकिन अगर आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, मैं लिख कर दे रहा हूं भाई साहब, आपका जो डाइजेशन होगा ना वो बहुत अच्छे वाले लेवल पर इंप्रूव कर जाएगा। और इसलिए भी गाइस मेडिकली भी ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि अगर एक मर्द सिर्फ 6 महीने तक ही बैठकर यूरिन को पास करने लगता है ना तो सिर्फ 6 महीने के अंदर ही फिजिकली उसकी बॉडी ना सिर्फ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है बल्कि वो स्ट्रॉन्ग भी बन जाती है। एंड इवन देखो डाइजेशन हमारा इंप्रूव कर गया ना यार, और ये तो कोर होता है बॉडी का, तो भाई ये तो कोई भी समझ सकता है कि अगर हमारा डाइजेशन इंप्रूव कर गया तो भाई साहब बॉडी अट्रैक्टिव भी बन जाएगी, हेल्दी भी बन जाएगी और हमें बीमारियां भी ना के बराबर होंगी। बट ऑनेस्टली मुझे अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई है कि भाई क्यों इस चीज को स्कूल और कॉलेजेस के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, जबकि मेडिकल साइंस खुद इस बात को प्रूव करता है। मतलब अजीब ही चल रहा है यार माहौल देश में। गाइस क्या आपको पता है कि जिन जू में गोरिल्लास की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है ना और वहां पर जब विजिटर्स जाते हैं तो उनको देखो ऑफिशियली कुछ इस तरीके के गॉगल्स दिए जाते हैं। अब ये देखने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि भाई आकाश भाई ये नॉनसेंस सी चीज की ही क्यों जाती है, मतलब जरूरत क्या है यार इसकी। तो देखो गाइस नॉर्मली इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े रिसर्चर्स है ना वो सभी इस बात पर एग्री करते हैं कि आपको कभी भी गोरिल्ला की आंखों में आंखें डालकर उसे नहीं देखना चाहिए। अब देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम गोरिल्ला की आंखों में आंखें डालकर सिर्फ 30 से 40 सेकंड देखते हैं ना तो गोरिल्ला के दिमाग में भाई साहब न्यूरल स्पार्क्स बहुत तेजी के साथ बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसको ना एक अलग ही गंदी वाली सी बेचैनी होती है। अब आप बोलोगे बेचैनी किस चीज की, तो भाई जो ये बेचैनी है ना ये गोरिल्ला के ब्रेन के उस पार्ट को ट्रिगर कर देती है, जिसकी वजह से उसको ये लगता है कि भाई मेरा ये इलाका है और इस इलाके में ये इंसान जो है वो एंट्री लेने लगता है। और देखो ये चीज ना गोरिल्ला के हाथ में भी नहीं होती। अब भाई देखो उसमें कोई बटन तो है नहीं कि उसने बस स्विच ऑफ कर दिया और न्यूरल स्पार्क्स जो है वो काफी हद तक खत्म हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो टेक्निकली अगर आप गोरिल्ला की आंखों में 30-40 सेकंड देखोगे ना भाई साहब लिटरली वो बहुत गंदे तरीके से बेचैन हो जाएगा और आपके ऊपर अटैक करने के लिए सामने आ जाएगा। और गाइस देखो यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए ये बात आपको हमेशा ही ध्यान रखनी चाहिए कि अगर बाई चांस गोरिल्ला कभी भी आपके आंखों के सामने आ गया तो भाई साहब कभी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर 30 सेकंड से ज्यादा भूल कर भी मत देखिएगा, वरना देखो गाइस न्यूरल स्पार्क तो उसके दिमाग में होंगे लेकिन उसके जो निशान होंगे ना भाई साहब वो हमारी बॉडी के ऊपर आ जाएंगे। गाइस अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना उसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा क्योंकि आई एम डैम श्योर ये चीज आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। और वो है गाइस कि अगर आप थोड़ा सा न्यूज को ज्यादा फॉलो करते होंगे या अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्रीज को देखते होंगे ना तो आपको ये बात बखूबी पता होगी कि यूएसए के बहुत से लोगों ने बार बार टीवी के ऊपर आकर ये बोला है कि कभी ना कभी उनका इंटरेक्शन यूएसए के ऐसे सैनिकों से भी हुआ है ना जो देखने में काफी ज्यादा अजीब से और रोबोटिक से लग रहे थे, मतलब दिमाग से हिले हुए थे। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि भाई देखो यूएसए जैसी कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री, वो आखिर उन लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती कर ही कैसे रही है जो दिमाग से हिले हुए होते हैं? वेल गाइस सच तो ये है कि वो इंसान दिमाग से हिले हुए होते नहीं है बल्कि जानबूझकर उन्हें दिमाग से
हिलाया जाता है। गाइस देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता है कि इन्फॉर्मेशन आप तक कभी भी नहीं आने दी गई होगी, लेकिन आज की डेट में भी यूएस सेना एक ऐसे सीक्रेट मिशन के ऊपर काम करता है जिसमें वो अपने सैनिकों को जानबूझकर हाईजैक्ड सैनिक बनवाते हैं। अब ये हाईजैक्ड सैनिक क्या भला होते हैं, चलो वो भी समझाता। तो देखो गाइस, इस सीन में या सिनेरियो में क्या किया जाता है ना कि एक जीएमओ वायरस को डेवलप किया जाता है। जीएमओ वायरस बोले तो जेनेटिक मॉडिफाइड वायरस, जिसको हम लैब में बनाते हैं और अपनी आसानी से उसको बहुत आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरीके से काम करेगा। अब देखो, जैसे ये वायरस बनकर तैयार होता है ना, इसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ये वायरस पहुंचता है तो वैसे भी कुछ भी नहीं करता है, बस ये हमारे इंसानी दिमाग के आसपास जाकर बैठ जाता है। लेकिन असली कहानी भाई साहब यहीं से ही शुरू होती है। असल में गाइस, कहा यह जाता है कि इस वायरस को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है जिसे जैसे एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है ना, ये वायरस इंसानी दिमाग को पूरे ही तरीके से हाईजैक कर लेता है। अब देखो, यहां पर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि आज की डेट में भी नेचुरली एक ज़ॉम्बी वायरस है। आपने भी उसका बखूबी नाम सुना होगा, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, इनके दिमाग को पूरे तरीके से हाईजैक करके उसको कंट्रोल करने लगता है। अब देखो, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, कि जब इन तरीके के सैनिकों को किसी भी टफ सिचुएशन में भेजा जाता है या फिर वॉर में उतारा जाता है ना, तो इनको स्पेशली एक ऐसा इक्विपमेंट दिया जाता है जिसमें एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर एक अलग ही तरीके की अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जिसकी वजह से देखो क्या होता है कि इनसे ना कई सौ किलोमीटर दूर बैठा हुआ कमांडर आसानी से एक रूम के अंदर बैठकर ना इन्हें एज अ रोबोट आसानी से ऑपरेट कर लेता है। अब यहां पर कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई फिर ये पागल बने की चीज करने की जरूरत ही क्या है, मतलब सैनिकों को तो वैसे भी आप ऑर्डर दे दो, वो काम तो कर ही देंगे। बिल्कुल कर देंगे। अब देखो गाइस, इससे ना दो चीजें होती हैं। पहला तो यहां पर ना कोई भी सैनिक काम ना करने के लिए आपको कोई बहाने नहीं देता। आपने एक तरीके से रोबोट की तरह उसको काम करने के लिए दिया है, वो काम करेगा ही करेगा। सेकेंडली, जब इन तरीके के सैनिक जो है किसी दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं तो उन्हें ना एक तरीके का वो फील नहीं होता कि यार ये तो रोबोट है या फिर ये तो मतलब समझ रहे हो ना, इंसान ही तो है ना वो, तो सामने वाले इंसान को क्या लगेगा कि भाई इंसान ही है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये बात भी इस जो है प्रोजेक्ट में क्लियर हुई है कि भाई जब इनके दिमाग को हाईजैक किया जाता है ना, तो उस पीरियड के दौरान ये जो भी काम करते हैं वो इन्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहता। तो अब देखो, यहां पर यूएसए का जो उल्लू है वो पूरे तरीके से सीधा हो जाता है कि भाई काम भी करवा दिया, सीक्रेट प्रोजेक्ट के लीक होने के चांसेस भी कम हो गए, और सामने वाला इंसान तो कोई आपसे क्रॉस कनेक्शन या क्वेश्चन कर ही नहीं सकता कि साहब मैं तो ये काम नहीं करूंगा, भाई उसे करना ही पड़ेगा। अब शायद देखो, इस चीज को यहां तक सुनने के बाद अभी भी कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि भाई आप जो ये बोल रहे हो ना, ये करना देखो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो देखो, इसको समझने के लिए ना आप इस वीडियो क्लिप को देख सकते हो। एक्चुअली में जो वीडियो क्लिप है आज से कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर भाई लीक कर गई थी, जिसमें भी एक तरीके की जीएमओ वायरस को ना इस वॉर्म के अंदर इंजेक्ट किया गया था। सरप्राइजिंगली जैसे ही अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस किया गया, इसके इंस्ट्रक्टर ने इसको 360 डिग्री घूमने का ऑर्डर दिया। एंड इंटरेस्टिंगली ये वॉर्म नेचुरल हैबिट से अलग जाकर, देखो आप खुद देख लो, इस तरीके से बहुत ही अजीब तरीके से 360 डिग्री घूम गया। एंड इवन आप खुद से भी अगर थोड़ा सा इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको ये सारी ही डिटेल्स एंड इवन ये वीडियो क्लिप भी आसानी से इंटरनेट पर देखने को मिल जाएगी। और देखो गाइस, यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आज की डेट में ना यूएसए में इन तरीके के जो सैनिक हैं वो डे बाय डे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और मेरी इस बात को भी ऑथेंटिक प्रूफ करती हैं बहुत सी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज जो स्पेशली इन्हीं सैनिकों के ऊपर बनाई गई हैं, तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। गाइस देखो, हमारी जो ये बॉडी होती है ना, उसमें मौजूद हर एक ऑर्गन अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है, और जो इवोल्यूशन होता है ना, वो उसी इंपॉर्टेंस को कैटेगराइज करने का काम करता है। मतलब देखो, सिंपल लैंग्वेज में शुरुआती दौर में हम इंसान अपने हाथ और पैर चारों के सहारे चला करते थे, लेकिन एक समय वो भी आया जब हमारे बॉडी पार्ट्स इवॉल्व हुए और हमने दो पैरों पर चलना सीखा। देन उसके बाद हमारी डेली लाइफस्टाइल के हिसाब से भाई हमारे जो हाथ पैर थे, आंखें थी या बॉडी स्ट्रक्चर था, वो ऑलमोस्ट पुराने समय के लोगों से आज पूरे ही तरीके से चेंज हो चुका है। अब देखो, ये जो इवोल्यूशन का चेंज है ना भाई, ये आज भी नहीं रुका है, क्योंकि देखो आज की डेट में भी ना हम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद बहुत से ऑर्गन्स का अब इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से नेचर ने उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हमें दिया है। अब देखो, यहां पर अगर मैं उस अलार्मिंग स्टेज की बात करूं तो यहां पर सबसे पहले दो ऐसे ऑर्गन आते हैं जिनको रिसर्चर्स का खुद मानना है कि इवोल्यूशन अब बहुत तेजी के साथ गायब करेगा। पहला हमारे पैर की उंगलियां और दूसरा हमारा ये थंब। अब देखो, पैर की उंगलियों के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं इस थंब की। तो देखो भाई, शुरुआती दौर में हमारे थंब ना इतना ज्यादा पतला और फ्लेक्सिबल नहीं होता था, बल्कि इसकी जगह पर एक रिजिड सा एक मोटा सा थंब हुआ करता था, जिसका कि प्राइमरी काम हमें भागते समय, पेड़ों पर चढ़ते समय या फिर शिकार करते समय एक्स्ट्रा ग्रिप को प्रोवाइड कराना था। लेकिन जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए, हमने भाई हथियार बनाना सीख लिया। अब हथियारों को होल्ड करने के लिए और उन्हें बनाने के लिए हमें एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन की जरूरत थी। तो इवोल्यूशन ने धीरे धीरे हमारे इस मोटे से थंब को ना पतला करके थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने का काम किया। और देखते देखते जैसे आज हम आगे जाके और ज्यादा इवॉल्व हुए हैं ना, हमने
हमने नए नए हथियारों को और ज्यादा इजीली चलाना सीखा एंड एज अ रिजल्ट आज की दिन में नेचर ने भाई हमारे इस थंब को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बना लिया है और आप बहुत आसानी से इस थंब की वजह से बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो आप एक मोटे वाले थंब से बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। लेकिन देखो गाइस, इसके साथ ही बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो देखो आज इस थंब का इस्तेमाल हम शिकार करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आज इस थंब का इस्तेमाल हम पेड़ों पर चढ़ने के लिए भी नहीं कर रहे हैं या एक्स्ट्रा ग्रिप के लिए नहीं कर रहे हैं। हम इसका इस्तेमाल देखो नॉर्मली क्या कर रहे हैं, या तो अगर मैं बात डिजिटल वर्ल्ड की करूं तो हम स्मार्टफोन को यूज करने में कर रहे हैं या टीवी लैपटॉप को यूज करने में कर रहे हैं या फिर सामानों को ऐसा होल्ड करने के लिए कर रहे हैं। बट लिटरली अब इसका काम वो नहीं रहा जो आज से भी 200 साल या 300 साल पहले था। तो देखो टेक्निकली अगर देखा जाए तो आज की स्थिति में ना हमारे इस थंब का यूज फिजिकल ना होकर सब्जेक्टिव रह गया और ये वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए साल 2022 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी को आम लोगों के लिए भी पब्लिक किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि भाई जब नेक्स्ट इवोल्यूशन का बड़ा दौर आएगा ना तो सबसे पहले जो चीज चेंज होगी हमारी बॉडी के अंदर से वो मे बी हमारा थंब हो सकता है, या भाई लोगों यूं कहूं कि ऑलरेडी चेंज होने लगी है लेकिन अभी वो हमें ना सिर्फ एक डिसऑर्डर लग रहा है। एक्चुअली गाइस शायद ये चीज आपको नहीं पता होगी लेकिन रिसेंट टाइम में यूएसए, अफ्रीका और बहुत से रिमोट एरियाज में ना लोगों में अब एक बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिल रही है जहां पर उन लोगों के हाथों में थंब की जगह पर कुछ इस तरीके से एक नॉर्मल सी फिंगर ही ग्रो कर रही है। हालांकि क्योंकि अब ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा नई है तो आज की डेट में भैया हम इसको जो है वो एक डिसऑर्डर की तरह ले रहे हैं जिसका ऑफिशियल नाम टीपीटी है। अब देखो गाइस, भले ये चीज हमें काफी ज्यादा डिसऑर्डर सी लग रही हो लेकिन खुद रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये चीज ना प्री जेनेटिक अलार्मिंग या प्री जेनेटिक स्टेज हो सकती है जिसमें नेचर हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब इवोल्यूशन प्रॉपर तरीके से होल्ड करेगा वर्ल्ड वाइड तो शायद आगे आने वाले समय में हम इंसानों के हाथों की जगह पर हमें कुछ इस तरीके की लंबी वाली उंगली देखने को मिलेगी। हालांकि अभी भी उंगली आपको काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग सी, अजीब सी लग रही होगी लेकिन टेक्निकली अगर आप इन लोगों के इंटरव्यूज को देखेंगे या इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे तो काफी हद तक ये लोग भी इस चीज को मान रहे हैं कि भाई जो ये फिंगर है ना हमारे लिए ये डिसऑर्डर नहीं है क्योंकि ये काम थंब से भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर रही है, क्योंकि आज जो हमारी डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट है वो थंब के अपेक्षा ये ज्यादा अच्छे तरीके से फुलफिल कर रही है। तो गाइस देखो यहां पर ये कहना कि आगे आने वाले 30 या 40 सालों में हर इंसान का हाथ कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा, देखो ये काफी हद तक एक वैल्यूएबल तर्क हो सकता है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि क्यों आगे आने वाले समय में हम इंसानों का ये थंब पूरे ही तरीके से गायब हो सकता है। गाइस आज हम इंडियंस में एक बीमारी ऐसी रैपिड पेस से बढ़ती हुई चली जा रही है जिसके बारे में सुनने के बाद बहुत से लोगों को हंसी आती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आज वो भाई सिचुएशन आ चुकी है कि हमें इसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए बल्कि कंसर्न होना चाहिए। क्योंकि गाइस देखो रिसेंटली की गई एक स्टडी के अकॉर्डिंग आज की डेट में हर 100 में से 30 भारतीय मर्दों की जो छाती है ना वो नॉर्मल मर्दों के कंपैरिजन में भारी हो रही है, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में गायनेकोमेस्टिया के नाम से जाना जाता है। बट द मेन पॉइंट इज दिस कि भाई आखिर भारतीय मर्दों में ये परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ ही क्यों रही है। एंड बाय द वे गाइस इस चीज को कवर करने से पहले मैं बता दूं कि भाई साहब अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि ये परेशानी सिर्फ बुजुर्ग लोग ही फेस कर रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर लूं कि आज की डेट में ये बीमारी यंग लड़कों में जितनी ज्यादा हो रही है उस कंपैरिजन में पुरुषों की क्वांटिटी जो है ना वो तो लगभग ना के बराबर ही है। तो देखो गाइस इस चीज के पीछे ना बहुत सारे कारण मौजूद हैं और इसमें ना बहुत से कॉमन फैक्टर्स भी मौजूद हैं, जैसे हमारा खान पान हो गया या फिर हमारी लाइफ स्टाइल हो गई। अब वो सब बताकर मैं आपके टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस में बताया गया है। आज इस वीडियो के अंदर मैं 2 या 3 ऐसे पॉइंट आपको बताने वाला हूं जिसके बारे में भाई साहब हम सोच तक नहीं पा रहे। तो देखो गाइस बात अगर पहले रीजन की करूं तो वो है सप्लीमेंट लेकर जिम जाना। अब देखो गाइस यहां पर क्लियर कर दूं कि जिम जाकर वर्कआउट करना किसी भी लेवल से गलत नहीं है, लेकिन गलत तब हो जाता है जब हम अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट लेकर शॉर्टकट से अपनी बॉडी को जल्दी शेप में लाने की कोशिश करते हैं। अब देखो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम बॉडी बिल्डिंग के लिए केमिकल्स को खाना शुरू करते हैं ना तो ये जल्दी रिजल्ट दिखाने के लिए हमारी बॉडी में बाइसेप्स हो गया या चेस्ट हो गया, इन एरियाज के आसपास ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में टिश्यूज को डेवलप करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे भाई आप जिम जाकर अलग अलग तरीके की मशीन्स पर वर्कआउट परफॉर्म करते हैं ना तो आपकी बॉडी जल्दी टाइट होकर शेप में आने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि भाई देखो 2 से 3 महीने के अंदर तुम्हारे भाई ने तो बॉडी ही बना ली। बट प्रैक्टिकल बेसिस पर जब आप वर्कआउट को करना छोड़ोगे ना भाई तो देखो क्या होगा, हमारी बॉडी ने वर्कआउट करके जो एक्स्ट्रा टाइटनेस या टेंशन को बनाया था वो तो भाई लूज कर जाएगी। अब टाइटनेस तो भाई लूज कर गई लेकिन उस एक्स्ट्रा टिश्यूज का क्या जो कि आपने सप्लीमेंट खा खाकर अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जनरेट करा लिए, भाई ऑब्वियस सी बात है वो तो वहीं पर ही मौजूद होंगे ना। और देखो यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए अक्सर ये चीज ना आपने उन लोगों में सबसे ज्यादा देखी होगी जो सप्लीमेंट लेकर बहुत जल्दी बॉडी डेवलप कर लेते हैं लेकिन जैसे वो वर्कआउट छोड़ते हैं भाई साहब उनकी बॉडी की ना बुरे तरीके से बैंड बच जाती है। तो वही दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की करूं तो वो है इंडिया में बढ़ता हुआ स्ट्रेस। तो देखो गाइस ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेडिकल साइंस भी इस बात को पूरे तरीके से प्रूव कर चुका है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइटी या फिर स्ट्रेस बढ़ता है ना तो भाई साहब ये चीज हमारी बॉडी के हार्मोनल लेवल को पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर देता
देता है। अब देखो इससे क्या होता है कि नॉर्मली जब भी हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर ज्यादा टेंशन में होते हैं तो उस कंडीशन में मर्दों की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना, उसका जो लेवल होता है वो रैपिड पेस से कम होता है। जबकि बात अगर एस्ट्रोजन की करूं, जो फीमेल हार्मोन माना जाता है, भाई साहब इस टेंशन या फिर स्ट्रेस के टाइम पीरियड के दौरान ना वो अच्छे खासे लेवल पर शूट अप कर जाता है। और देखो गाइस, इस चीज को आप खुद से भी ऑब्जर्व करना कि जो बच्चे, जो मर्द होते हैं ना, या छोटे बच्चे होते हैं जो बचपन से भी बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं या वो एक कोने में जाकर परेशान से बैठे रहते हैं, उनका जो कैरेक्टर होता है वो मर्दों के कंपैरिजन में थोड़ा सा गर्लिश हो जाता है। मतलब उनके बात करने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका, या फिर नॉर्मली उनकी जो बियर्ड ग्रोथ होगी ना, वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी अगर शुरुआती दौर से ही एक छोटा बच्चा इन तरीके की चीजों को फेस करता है। और ये बात भी मेडिकली प्रूफ है। अब देखो इस कंडीशन में क्या हुआ, देखो इसमें ये हुआ ना कि स्ट्रेस की वजह से जो एस्ट्रोजन था उसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी उस मर्द के अंदर रिलीज कर गई, जो एक्चुअल बेसिस पर उसकी बॉडी में कभी भी रिलीज करनी ही नहीं चाहिए थी। अब देखो जैसे ये हार्मोन का इंबैलेंस हमारे सामने आता है ना, ये चीज भी हमारे चेस्ट एरिया के आसपास ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में टिश्यूज को डेवलप कर देती है। एंड एज ए रिजल्ट आजकल का जो इंडियन यूथ है वो भी इस प्रॉब्लम को भाई साहब बुजुर्गों के कंपेरिजन में ज्यादा बड़े स्केल पर फेस कर रहा है। तो भाई दोस्तों, अब बात अगर अगले रीजन की करूं तो वो है मेडिसिन। अब देखो ये चीज सुनने में आपको काफी ज्यादा अजीब लग सकती है, लेकिन भाई साहब इस समय इंडिया में एक बहुत गंदा ट्रेंड चल रहा है कि भाई हर छोटी छोटी बीमारी के लिए ना हम हैवी एंटीबायोटिक्स को खा रहे हैं। मतलब लिटरली कुछ भी हो जाए, सर्दी एक छींक भी मार देना इंसान, 4 एंटीबायोटिक उसके सामने हम रख देते हैं, भाई खा ले, बीमार मत हो जाइयो। अब यहाँ पर देखो गाइस, आप मेरी बात पर विश्वास मत करना, बल्कि खुद से इस चीज को सर्च कर लेना कि भाई साहब आज भी इंडियन मार्केट के अंदर ना बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन को खुलेआम बेचा जाता है जिनका जो साइड इफेक्ट होता है ना वो मर्दों में बहुत बड़े स्केल पर गायनेकोमेस्टिया को बढ़ाना होता है। क्योंकि देखो टेक्निकल बेसिस पर ये भी जो होता है ना वो मेल बॉडी के अंदर जाकर हार्मोन को पूरी तरीके से इंबैलेंस कर देता है, और सेम वही प्रोसेस होता है जो भी मैंने स्ट्रेस वाले लेवल पर बताया था, पर इसमें जो ट्रिगर करने का काम करती है वो मेडिसिन कर लेती है। और देखो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आप वेस्टर्न कंट्रीज के लॉ को उठाकर देख लेना, भाई साहब वहां या तो आपको एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन देखने को नहीं मिलेंगी, और देखने को मिलेंगी ना तो ऐसे ही शॉप पर जाकर आप नहीं खरीद सकते उनको, आपको प्रॉपर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन को लिखवाना होगा, तभी आप उसको जाकर खरीद पाओगे। लेकिन उससे उलट बात अगर इंडिया की करूं तो यहाँ तो भाई हर दूसरा इंसान ही डॉक्टर है। और देखो यही वो ऐसे कुछ कंबाइंड फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज की डेट में ना हम भारतीयों को ये चीज बहुत बड़े स्केल पर फेस करनी पड़ रही है। हालांकि ये बात भी क्लियर है कि देखो शुगर इनटेक या फिर प्रोसेस फूड है ना भाई, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल निभाते हैं। क्योंकि भाई साहब मैं बार बार इस चीज को प्रूव कर चुका हूं कि हम जो इंडियंस है ना भाई, हमारे जेनेटिक्स ही ऐसे हैं कि 100 में से 90 लोग अगर कुछ भी खाएंगे तो हमारी बॉडी जो है ना उसको एज अ फैट स्टोर करेगी ही करेगी। अब अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर अभी आपको जो वीडियो दिख रही है चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि हमारे जेनेटिक्स ऐसे क्यों है। आई होप गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।